गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ CBSE बोर्ड हम लोग हिंदी गद्य खंड पढ़ रहे थे। आज गद्य खंड में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जाबिर हुसैन। इनका चैप्टर है सांवले सपनों की याद। देखिए, सब लोग, जाबिर हुसैन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जाबिर हुसैन जी के बारे में। ठीक है, जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार। नालंदा जिला बिहार में इनका जन्म हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्रधान अध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। 1995 से यानी विधायक और विधान परिषद सदस्य दोनों रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं का समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में है जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी। इनकी ये हिंदी रचनाएं हैं। इन्होंने उर्दू में और अंग्रेजी में बहुत सी रचनाएं की हैं, लेकिन ये हिंदी रचनाएं हैं, प्रमुख हैं। अपनी लंबी राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। ठीक है, ये जो एक प्रस्तुत पाठ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी है, कुछ सपनों की यादें हैं जाबिर हुसैन जी की, जिसको ये अपनी डायरी में नोट करते हैं, देखिए, सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में अपनी डायरी में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। देखिए, सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदे की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपने के एक हुजूम मौत की खामोश वाली तरफ अग्रसर है। वहाँ कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। क्या सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों के एक हुजूम मौत की खामोश वादी तरफ अग्रसर है। कहना है कि सांवले सपने हैं, मेरे जो यादें हैं, सपनों की याद जो है, कह रहा है वो खामोश वादी, एक चुपचाप खामोश वादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। जब ऐसी मौत की खामोशी में जब लोग जाते हैं, मौत की खामोशी में जब लोग चले जाते हैं, तो उनको कोई रोक टोक सके ऐसा संभव नहीं। अर्थात वहाँ कोई रोकने टोकने वाला फिर नहीं रहता है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली। क्या कह रहे हैं कि मौत के पास जाने की जो हुजूम है, जो मार्ग बन गया है, जाने का जो रास्ता बना, मार्ग बना आगे, इसी हुजूम में सबसे आगे मेरे मित्र सलीम अली चल दिए हैं। क्या उनको अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाया। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह वो अंतहीन अंतर्ध्यान हो गए, यानी आए और
चले, जैसे सैलानी होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं घूमने, उसी तरह ये अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन सफ़र यानी ऐसे सफ़र पर निकल चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं है। क्या कह रहे हैं कि मेरे मित्र सलीम अली अपने कंधे पर सैलानी की तरह, जिस प्रकार सैलानी अपने कंधे पर बैग वैग लेकर बढ़िया ऊपर चढ़ते रहते हैं, चले जाते हैं ना घूमने, उसी तरह मेरे मित्र अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन सफ़र यानी ऐसे सफ़र पर निकल गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है, बोझ उठाए हुए चल दिए हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़र से अलग है, दूसरा है, भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। कहीं इस संसार से, भीड़ भाड़ वाली संसार से, जहाँ चारों तरफ भीड़ है, भौतिक सुख संसाधन मौजूद हैं, यहाँ से और तनाव भरी, दुखों से भरी हुई इस संसार से, दुखों से भरा हुआ इस संसार से सलीम अली का यह आखिरी प्लान है, सलीम अली का यह आखिरी सफ़र है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हूँ। अब वो उस जंगल के उस पक्षी की तरह हैं जो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जैसे जंगल का पक्षी किसी पिंजरे में कैद हो जाए और जंगल में जाने के लिए भटक रहा हो, उसी प्रकार आज सलीम अली क्या हुए, आज इस संसार रूपी पिंजरे से मुक्त होकर वो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत को गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कह रहा है कोई अपने जिस्म की हरारत, कोई अपने जिस्म से जान दे दे, अपने प्राण देकर भी किसी और को, अपने दिल की धड़कन देकर किसी और की जान को बचाना चाहे, किसी और के प्राण को बचाना चाहे, तो भी वह पक्षी रूपी ये कहेंगे, तो भी वह पक्षी अपने सपनों के गीत यानी उसमें दोबारा प्राण नहीं आ सकते हैं। अगर आप सोचें जैसे कोई पक्षी गीत गा रहा हो, गीत गाते हुए जाकर अपने प्रकृति में बस गया, यानी उसका सफ़र समाप्त हो गया, उसकी मौत हो गई। अगर उस सोचेंगे पक्षी जो है दोबारा गीत गाए, इसके लिए अगर आप अपने जिस्म की हरारत यानी अपने शरीर की सारी जो धड़कन है दिल की, अगर आप चाहें उसको दे दें, तब भी उसके प्राणों को आप लौटा नहीं सकते हैं और आप उसके द्वारा गाए हुए सपनों के गीतों को दोबारा नहीं सुन सकते हैं, ना तो वो गा सकेगा। देखिए आगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। जैसे पढ़े थे हम लोग कबीरदास के दोहे में कि आत्मा परमात्मा में आज विलीन हो रही है, आत्मा परमात्मा विलीन हो रही है। वही तो अभी बता रहे थे ना कि इस जिंदगी और तनाव से, यानी इस संसार से जहाँ दुख ही दुख है, इस संसार से थोड़े से सुख के लिए मनुष्य यहाँ पर दुख झेलता रहता है। इस संसार से आज वो आखिरी सफ़र पर निकल गए हैं जहाँ पर कोई उसे न तो रोक सकता है न टोक सकता है। वहाँ वैसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर हम उसे दोबारा यहाँ लौटाना भी चाहें तो उसके लिए हम अगर अपने दिल की धड़कन, अपने शरीर की सारी शरारत उनको दे दें, सारे अंग दे दें, तब भी हम उनको वापस नहीं ला सकते हैं। वही कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। क्या कह रहे हैं जाबिर हुसैन जी? कह रहे हैं हमें नहीं लगता है कि इस सोए हुए पक्षी अर्थात सलीम अली जिनकी मृत्यु हो गई है, इनको अब कोई जगाना चाहेगा। वो दुख से पीड़ित हैं, उनके मित्र सलीम अली की मृत्यु हो गई, मर गए हैं, तो वही कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई इनको सलीम अली जी को कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व, क्या कह रहे हैं, वर्षों पूर्व यानी कुछ साल पहले खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। क्या कहा था? कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है।
यह उनकी भूल है। पक्षियों को आदमी की नज़र से नहीं, पक्षियों को पक्षी की नज़र से देखिए। आदमी को तो आदमी की नज़र से देखते नहीं हैं लोग, है ना। पक्षी को कहाँ से देखेंगे आज के ज़माने में। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह वो कहते थे लोगों की यह भूल है। ठीक उस प्रकार जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, कहना ठीक उसी प्रकार जैसे लोगों ने जंगलों, पहाड़ों, झरनों को प्रकृति की नज़र से नहीं देखते हैं, उसे अपनी अपनी वस्तुएं समझते हैं। आदमी की नज़र से कह रहे आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। कह रहे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। चाहे पक्षी हो, पशु हो, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। हमें अगर प्राकृतिक वस्तुओं से, पशु पक्षियों से प्रेम करना है तो हमें उनकी तरह ही बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ जैसे वो बोल रहे हैं, अगर कोई पक्षी कू कू बोल रहा है तो हमें भी कू कू बोलना है। लेकिन अगर उनसे हमें प्रेम करना है, उनकी भाषा में कुछ न कुछ हमें, उनको इशारों में उनकी तरह कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। यानी कहने मतलब ये है, एक पक्षी से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें भी पक्षी की तरह ही सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति से प्रेम करना चाहते हैं, जंगलों, पहाड़ों, झरनों, तालाबों, इनसे प्रेम करते हैं, तो इनको भी हमें प्रकृति की नज़र से ही देखना है, आदमी की नज़र से नहीं। जिस दिन आप आदमी की नज़र से देखेंगे, ये पर्वत, पहाड़, जंगल, इनको आप काट काट कर अपनी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं बनाते चले जाएंगे। देखिए आगे, देखिए आगे, कह रहे भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कह रहे भला कोई आदमी, कहीं ऐसा हो सकता है कि पक्षियों की आवाज़, मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता और महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी एक उबड़, कह रहे मनुष्य एहसास कर सकता है, केवल मनुष्य। पक्षी मधुर संगीत गा रहे हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ें बोले, और कहें कि मनुष्य, आज कोई आदमी उसको सुनकर रोमांच का सोता, रोमांच उनके अंदर, प्रसन्नता जो होती है अंदर, क्या वह फूटता हुआ महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी, वो एहसास कर सकता है। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर आज जन्मे हुए, इस धरती पर जन्मे हुए मिथक थे, हमारे दोस्त थे। कौन? सलीम अली, जो अब इस दुनिया से चले गए और इसी ज़मीन में उबड़ खाबड़ स्थानों में आज फिर वो विलीन हो गए। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। कहें पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। क्या कहें? शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, रासलीला पड़े कृष्ण वाली। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे, कब माखन से भरे हुए घड़ों को फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, और दूध छाली यानी मक्खन से मक्खन को अपने मुंह में कब लगाए हुए पड़े थे। कब वे वाटिका में छोटे छोटे किंतु घनों पेड़ों की छांव में विश्राम किया करते थे। कब वे वाटिका वृंदावन वन में छोटे छोटे घने घने पेड़ों में चढ़कर उस पर विश्राम किया करते थे। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में वो बंसी बजाया करते थे। और पता नहीं कब देखिए आगे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने घोड़ों की छांव में विश्राम किया करती थी। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले, पता नहीं लोगों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाले मधुर संगीत से, मधुर ध्वनि के साथ वो बंसी बजाया करती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं पूरा वृंदावन
कि ये दुनिया जो पूरा ब्रज था वो उनके संगीत, उनके बांसुरी की मधुर ध्वनि में कब खो गई, किसी को कोई पता नहीं चला। पता नहीं है सब कब हुआ था, पता नहीं है सब कब हुआ, पहले कब कहाँ हुआ, नहीं कितने समय पहले हुआ, ये हम सबको पता नहीं है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेकिन कोई आज भी अगर वृंदावन जाए तो वहाँ का जो सांवला पानी है, नीला जो पानी है, पूरे घटनाक्रम को आज भी याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बहती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा। हर सुबह वहाँ सूरज निकलने से पहले जब पतली पतली गलियों से उत्साह भरी हुई भीड़ नदी की तरफ जाती है, नदी की ओर बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ को चीर कर, तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ से उस भीड़ों को चीर कर उन भीड़ों के बीच में कहीं अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सबको किसी की कदम के थम जाएंगे। कह बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। कह उन भीड़ से लगता है कि कोई आएगा और बंसी बजाएगा और सबके कदम रुक जाएंगे, थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। क्या करेंगे, हर शाम, रोज़ शाम को जैसे ही सूर्यास्त होने वाला रहता है, वाटिका का माली सैलानियों, यानी जो देखने वाले पर्यटक होते हैं, सैलानियों को हिदायत देता है, समझाता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में, ऐसे समझाता है जैसे कुछ ही क्षणों में कहीं से वो आ टपकेगा, कहीं से श्री कृष्ण आ टपकेंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा और अपनी मधुर ध्वनि से, अपनी मधुर बांसुरी ध्वनि से पूरे माहौल को संगीतमय बना देगा, पूरा माहौल अच्छा से छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन कहीं कभी क्या कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ? यानी कृष्ण की बांसुरी का जादू आज भी पूरे वृंदावन में छाया हुआ है, उनका जादू आज भी वहाँ पर बरकरार है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब हताश करने से पहले, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों की दुनिया में, मिथक के झूठे इस झूठी दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सबसे पहले हम एक कमज़ोर काया वाले, एक कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति सलीम अली को जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। उम्र को सती तक, यानी उम्र को सैकड़े 100 वर्ष होने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने शरीर को कमज़ोर कर दिया है। हो सकता है इतनी लंबी यात्रा में उनकी शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, और कैंसर जैसी बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन अंतिम समय में मौत ने भी उनकी आंखों से वह रोशनी नहीं छीन पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कह रहे उनकी आंखों में जो दिख रहा था, पक्षियों की तलाश करना और उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा करना, सुरक्षित रखना, कह रहे हैं इसको उन्होंने आखिरी समय तक भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनकी आंखों से इस चीज़ को समाप्त नहीं कर पाई। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन कहा जाए तो चश्मा, सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन यानी चश्मा उनकी मौत के बाद ही उतरी थी।
अन्यथा इससे पहले नहीं उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। कह रहे लेकिन एकांत क्षणों में, जब वो अकेले होते थे, अकेले के समय में वो बिना दूरबीन के भी यानी बिना चश्मे के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के देखे गए। एकांत समय, आखिरी क्षण में कब, जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बिना चश्मे के लोगों ने उनको देखा। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। कह रहे उनकी नज़रों में, उनकी आँखों में एक प्रकार का जादू था जो प्रकृति को वो बांध लेते थे अपनी आँख, जिससे प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते थे। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सलीम अली जैसे लोग उन लोगों में होते हैं जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि स्वयं प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करते रहते थे। ऐसे व्यक्तित्व के थे धनी सलीम अली। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रही से भरी दुनिया पसरी थी। वो कहा करते थे, कहते थे कि प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती एक दुनिया है, इसलिए वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और उसे एक दुनिया समझते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत के लिए गढ़ी थी। कह रहे यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत के लिए गढ़ी थी। बहुत मेहनत से इस दुनिया को उन्होंने, प्रकृति की दुनिया को अपनी बनाई थी। इसके गढ़ने में उनका जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मोहब्बत बचाई। इस प्रकृति में अपना जीवन गढ़ने के लिए उनके इस सफ़र में उनके जीवन साथी तहमीना, उनकी पत्नी, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। फिर अपने लंबे रहस्यमय रोमांचकारी प्रकृति से भरा हुआ जीवन के अनुभवों को लेकर सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को, केरल की घाटियों को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए, एक दिन चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी साहब भी ऐसे ही थे, चौधरी चरण सिंह भी ऐसे ही थे। कैसे? गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली, अगर गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानते थे कि गांव की मिट्टी पर अगर बारिश की पहली बूंद पड़ती थी तो उसका असर क्या होता था। यानी वो भी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, इसलिए वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो वही प्रकृति की भाषा को, उनके द्वारा बताए गए बातों को अच्छी तरह से वो जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, पर्यावरण के संभावित खतरों के चित्रों को सलीम अली ने जो चौधरी साहब जी के सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। इससे चौधरी चरण साहब की आंखें नम हो गई। वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रकृति को बताया कि किस प्रकार प्रकृति का नुकसान हो रहा है। इन सबको सुनकर चौधरी साहब की आंखों में पानी, या ये कहें कि आंसू भर आए। आज सलीम अली नहीं है, दुनिया छोड़कर चले गए हैं। चौधरी साहब भी नहीं है, वो भी दुनिया छोड़कर चले गए हैं। कौन बचा है यहाँ? कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव संकल्प लेगा? अब कौन बचा है जो इस सोंधी माटी यानी सुगंधित मिट्टी में के बीच, सुगंधित मिट्टी के बीच, फसलों में के बीच एक नए भारत, इस भारत की मिट्टी में, सुगंधित भारत की मिट्टी में एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प करेगा? कोई बचा है? कहने मतलब कोई यहाँ पर
रहने के लिए सोचे कि मैं यहाँ सब कुछ कर जाऊँ, नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ आता है उसको जाना पड़ता है, कोई यहाँ पर बचने वाला नहीं है, सब समय का खेल है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कह रहे हैं अब कोई नहीं बचा है। कौन बचा है? एक तो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की वकालत करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, उनको सुरक्षित रखने वाला सलीम अली भी चले गए, और मिट्टी की सुगंध से, एक पानी की एक बूंद से मिट्टी की सुगंध पहचानने वाले चौधरी चरण सिंह वो भी चले गए हैं। यानी यहाँ पर अब कोई नहीं बचा है, दोनों चले गए हैं। न तो मिट्टी को सुगंध पहचानने वाला और ना ही बर्फीली चोटियों में, लद्दाख की चोटियों में रहने वाले पक्षियों की देखभाल करने वाला सलीम अली, दोनों चले गए। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, मुझे यानी जावेद हुसैन जी कह रहे हैं, मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति बारे में कुछ लिखें। इस D.H. लॉरेंस जब ये मरे थे तो कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। फ्रीडा चाहती ढेर सारी बातें अपने पति लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। उसने कहा मैं लॉरेंस के बारे में कुछ नहीं लिख सकती हूँ, मेरे लिए लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, क्या कहते हैं, मुझे वो कहती थी मुझे महसूस होता है मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में सारी बातें मुझे बताती हैं। यानी वो प्रकृति से, वो चिड़ियों से, पशु पक्षियों से इतना प्रेम करते थे, वही मुझ में भी ज़्यादा, जब मुझसे भी ज़्यादा वो गौरैया लॉरेंस को जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव शब्दों में पहचाना। उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने क्या कहा? कह रहा वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल, उसका दिल हमेशा एक साधारण सच्चे मनुष्य की तरह रहा। और मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में रहा हो, मेरी हड्डियों में समाया हो, बसा हुआ हो, मेरे रूम में बसा हुआ हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है। फ्रीडा क्या करी, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है कि उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहचाना। मेरे लिए कितना कठिन है कि मैं उसके अनुभवों को शब्दों में बयां करूं। मैं शब्दों में उसकी कहानी को या उसके जीवन को या उसके प्रगति प्रेम को बयां शब्दों में लिख नहीं सकती हूँ। मुझे यकीन है कि छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो छत पर बैठी गौरैया जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, वो मुझसे कहीं ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती है और मेरे बारे में भी मुझसे ज़्यादा ही वो जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जो जटिल प्राणी, कठिन प्राणी थे, जो साधारण प्राणी नहीं थे, ऐसे आदमियों के लिए वो एक पहेली बन गए। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाले, बचपन में उनकी एयरगन हवा में चलने वाली, जिससे लोग पक्षियों का शिकार करते हैं, एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। कि गिरने वाले नीले कंठ की वह गौरैया, कह जिस गौरैया से को उनकी एयरगन ने गिरा दिया था, सारी जिंदगी उन्हें खोज खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती है। उसी से प्रभावित होकर वो सारी जिंदगी नए नए खोज करते रहे, नई नई चिड़िया, नए नए प्राकृतिक दृश्यों को खोजते रहे, नई नई प्रकृति में जाते रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। जिंदगी की ऊंचाइयों में आगे जाने में उनका विश्वास कभी भी पीछे डिगा नहीं, उनका विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक
जिंदगी के प्रतिरूप बन गए, यानी प्रकृति के प्रति जिंदगी को अपना प्रतिरूप बना लिए। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कह रहे वो एक कोई टापू नहीं थे, वो बल्कि एक प्रकृति के लिए क्या थे, एक अथाह सागर थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी आयावरी से परिचित थे, जो लोग उनके भ्रमणशील यानी घूमने वाले स्वभाव से, उनके आयावरी यानी यात्रा वृतांत से, यहाँ से वहाँ आने जाने से लोग परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि आज ही पक्षियों के सुराग में ही निकल रहे हैं। उन्हें आज भी महसूस होता है कि पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। पक्षियों के सुराग में यानी पक्षियों की खोज में। वो लोग जानते हैं कि कहीं भी निकले होंगे तो पक्षियों की खोज में ही सलीम अली जी निकलते हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए होंगे और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट जाएंगे। और खोजपूर्ण नतीजे यानी खोजने के बाद अब जब उनको नतीजा मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी, तो बस लौट जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? जब तक वो नहीं लौटते हैं तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, यानी वो अब आखिरी सफ़र पर चले गए हैं। और जब तक नहीं लौटते हैं तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए कि वो चले गए हैं, अब नहीं लौटेंगे। मेरी आंखें नम हैं, यानी वो अब चले गए हैं, अब लौटने वाले नहीं हैं। मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौट आना, लौटोगे ना। मेरी आंखें नम हैं और बस यही करेंगी, सलीम अली तुम लौटोगे ना, लौटोगे ना, लौटोगे ना। ये था आपका चौथा चैप्टर जावेद हुसैन। इसमें क्वेश्चन आंसर और जो कुछ भी है इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स बुक में, ठीक है। आज के लिए अगला चैप्टर नेक्स्ट डे।